Okay, so as you can see it over here on your screen, the topic that we are going to cover up today is Lensmaker equation. Let me introduce myself once again. I am Professor Nikun Soni, subject matter expert of physics at Entrance Guru. मैं हूँ आपका दोस्त, आपका मेंटर, और आज हम लोग बेटा 30 मिनट का सेशन इसके लिए बना रहे हैं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर के ऊपर के वो बहुत ही लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों के बाद आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ये ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर एंट्रेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जेडब्ल्यू नीट्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, एमएचसीटी के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिसको बार बार रिवाइज करने की आपको थ्रू आउट द ईयर जरूरत पड़ती है। तो ये छोटे छोटे जो सेशंस बना रहे हैं हम लोग 30-30 मिनट्स के ना, ये आपको आगे जाके बहुत ही हेल्पफुल होने वाले बेटा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। तो हमारे पास बेटा सबसे पहले हमको समझना है, यहाँ पर पहला हमको समझना है, फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल सरफेस। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक सरफेस ले लेंगे और उसके ऊपर लाइट को पास आउट करेंगे और देखेंगे कि लाइट अपने किस किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, सो फॉर दिस वी नीड वन प्लेन। ठीक है, हम लोग एक प्लेन बना लेंगे बेटा। ये आपका प्लेन हो गया है। हम लोग इसको नाम दे देंगे x dash is your plane, and now here we'll draw one curved surface। तो डायग्राम बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बड़े बड़े लोग होते हैं ना जो ज्यादातर उनको डायग्राम्स याद नहीं होते कैसे बनाने होते हैं, तो इसके लिए आज मैं मैन्युअली बना रहा हूँ। मैं चाहता तो इसको एनिमेशन के थ्रू भी आपको बता सकता था। तो देखो लाइट ऐसे जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट ओ। ओके, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है बेटा, उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब ये पॉइंट के ऊपर जैसे ही वो इंसिडेंट हो जाएगा ना, कंसीडर ये पॉइंट है ए, तो विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल, ये नॉर्मल था बेटा। नाउ कंसीडर कर लो कि ये इस कर्व्ड सरफेस का ये सेंटर है, तो इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो भी डिस्टेंस होगा बेटा उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ये रेडियस हो गया। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना तो हम लोग ने इसको आई बोल दिया बेटा। ये रे को जाना था ऐसा, लेकिन इसकी वजह से वो रिफ्रैक्ट होके वो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से जाने लगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल है हमारे पास। अब यहाँ से रिफ्रैक्शन बता देते हैं कि कैसे हो रहा है रिफ्रैक्शन। तो ये पॉइंट से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये रिफ्रैक्शन हो गया आपके लिए। तो ये रिफ्रैक्शन हो गया बेटा। ओके, अब हमारे पास रिफ्रैक्शन हो गया, तो चलो इसको भी नाम दे देते, ये y है तो ये y डैश है। तो जैसे कि y और y डैश ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x और x डैश पॉजिटिव नेगेटिव है, तो x एक्सिस इस तरफ नेगेटिव होता है, इस तरफ पॉजिटिव होता है। इसके लिए रेडियस का जो साइन होगा बेटा वो प्लस में आएगा और u का जो साइन है वो माइनस में आएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो इसी तरीके से साइन कन्वेंशन दिया है। नाउ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गैमा। ओके, चलो, और ये पॉइंट हो गया हमारा ए। नाउ एज यू कैन सी, अब हमारा इमेज यहां पर बन रहा है, तो मैं इमेज बन रहा है तो इसको बेटा मैं नाम दे देता हूं आई। तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा बेटा उसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ, ठीक है, तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग x और y एक्सिस को देखेंगे तो ये ऊपर y पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यहां पर x पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव। तो ये आपका हो गया बेटा साइन कन्वेंशन। ये याद रखना है आपको हमेशा फिजिक्स में। और साइन कन्वेंशन आपको एवरी ईयर, एवरी टॉपिक, एवरी वेक्टर एल्जेब्रा में भी आपको ये यूजफुल है बेटा। चलो अब हमारे पास, चलो ये मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ये मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। नाउ वी विल स्टार्ट विद द मैथमेटिकल पार्ट। ओके, तो हम लोग बोलेंगे बाय स्नेल्स लॉ
ओके, स्नेल्स लॉ क्या बताता है बेटा कि म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। आपकी टेक्स्ट बुक में इसको एन भी लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन। ओके, सो वी कैन डू लाइक दिस। और इसका वैल्यू होता है 1n1 1n2 या 1 μ2 का वैल्यू होता है n2/n1। सो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा n1 साइन आई दैट इज इक्वल्स टू n2 साइन आर, n2 साइन आर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया बेटा, ये यहां पर मल्टीप्लाई हो गया, ये यहां पर मल्टीप्लाई हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमको मिल गया है। सो आई विल मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा। मैं बोलूंगा कि बेटा ये जो आई है, एज आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं ये, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा कि जो आपका साइन आई है ना वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई हो जाएगा, एंड साइन आर है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर हो जाएगा, क्योंकि ये आई और आर बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो आपका जो इक्वेशन नंबर 1 है वो अभी मॉडिफाई होके कुछ ऐसा बन गया, ये हो गया n1i दैट इज इक्वल्स टू n2r, कि साइन आई का वैल्यू आई हो गया, साइन आर का वैल्यू आर हो गया बेटा। सो नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास 1 में से 2 को मॉडिफाई कर दिया। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये अल्फा बीटा और गामा एंगल को ढूंढ लेते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम फिगर ठीक है, व्हाट इज इक्वल टू, ये अल्फा है ना, तो अल्फा अगर मुझे ढूंढना है तो मुझे हमेशा, क्योंकि अल्फा के पास एक ऑपोजिट साइड है और एक एडजेसेंट साइड है, तो मैं हमेशा इसको tan एंगल से ढूंढूंगा। मतलब ये अल्फा हमेशा tan अल्फा जितना होगा, और दैट इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट में कितना है, तो ये है हमारे पास आर के बेटा, ये बरोबर है। और इसका नाम हम लोग ले लेते हैं पी, पॉइंट है ये, बरोबर। तो हम लोग इसको लिखेंगे आर्क एपी डिवाइडेड बाय ओपी, यानी कि ये हो गया है आर्क एपी डिवाइडेड बाय माइनस यू, इक्वेशन हो गया 1। फिर सिमिलरली बीटा ढूंढ लेंगे, दैट इज इक्वल टू 10 बीटा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो गया है ऑपोजिट, ये हो गया है एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा आर्क एपी डिवाइडेड बाय पीसी, यानी कि आर्क एपी डिवाइडेड बाय आर, वो भी प्लस में। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और सिमिलरली आपको यहाँ पर तीसरा भी मिल जाएगा, दैट इज गामा। तो गामा अगर ढूंढ लेते हो तो गामा के लिए भी आर्क तो एपी है, 10 गामा दैट इज इक्वल्स टू आर्क एपी डिवाइडेड बाय ये पी आई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो गामा का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा आपको आर्क एपी डिवाइडेड बाय वी प्लस में। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास बेटा बेसिकली ये 3 इक्वेशन मिले हुए हैं। इस इक्वेशन को मुझे रिवराइट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1 2 3 नंबर दे दिया है। सो मैं यहाँ पर 1 2 3 है हमारे पास, तो दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो 5 इक्वेशन मैंने ढूंढ लिया बेटा। पहले मैंने स्नेल्स लॉ को अप्लाई करके साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू अप्लाई कर दिया, जिसमें मैंने बता दिया कि साइन आई आई के जितना है, साइन आर आर के जितना है, अल्फा बीटा गामा ढूंढ लिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और इलोबरेट करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं बेटा, ठीक है। ऑल्सो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा था बेटा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर ओ ए सी एक ट्राइंगल बन रहा था ऐसा, ये था ओ, ये था ए और ये था सी। ध्यान से देख सकते हो वापस ओ ए सी, जिसमें ये एंगल था बेटा आई, ये एंगल था अल्फा और ये एंगल था बीटा। सो इन ट्राइंगल ओ ए सी हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंगल आई है वो एक्सटीरियर एंगल है, बरोबर। ये एक्सटीरियर एंगल है बेटा, ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होता है, इसके जितना होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू आई होता है। तो ये इक्वेशन मेरे लिए हो गया इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इक्वेशन नंबर हो गया है 6, बरोबर। ये हमारे लिए हो गया है इक्वेशन नंबर 6। नाउ अभी हमारे पास एक दूसरा भी हमारे पास अभी एक ट्राइंगल अवेलेबल है, जिसमें आप देखेंगे
आप देख सकते हो ये हमारे लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अवेलेबल है बेटा। तो ये वाला भी ट्राइंगल है, उसमें भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये आर है, ओके, ये गामा है और ये बीटा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो ये बीटा है, ये आर है, ये गामा है। यही डायग्राम को मैंने वापस बना दिया है। नाउ ये क्या क्या है? सी आई ए। तो ये हमारे पास है बेटा सी, ये हमारे पास है आई, और ये हमारे पास है बेटा ए। ठीक है, तो यहाँ पर इन ट्राइंगल ए सी आई, ओके, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा बीटा एंगल है इज एन एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो ये दोनों का जो टोटल होगा बेटा वो बीटा के जितना होगा, यानी कि आर प्लस गामा दैट इज इक्वल्स टू बीटा। क्योंकि मुझे आई का वैल्यू चाहिए और आर का चाहिए, तो मैं यहाँ से आर ढूंढ लूंगा, दैट इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। इक्वेशन नंबर 7 वापस एक बार देख लेते हैं क्विकली। हमारे पास इक्वेशन 1 था, उसको मॉडिफाई करके 2 बना दिया। n1i इज इक्वल टू n2r। तो आई और आर का वैल्यू मुझे ढूंढना है, जो मैंने अभी ढूंढ लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अल्फा बीटा का और गामा का वैल्यू चाहिए, वो मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया है। ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा बेटा। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी लिखने वाला हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, है ना। चलो कितना हो जाएगा? n1i, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल्स टू n2r, व्हाट इज इक्वल टू r? बीटा माइनस गामा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर से एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पर, n1 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू n2 बीटा माइनस गामा। चलो नाउ इट्स टाइम टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा। 10 अल्फा का जो वैल्यू हमारे पास था बेटा वो था आर्क एपी डिवाइडेड बाय माइनस यू। बीटा का जो वैल्यू था वो था आर्क एपी डिवाइडेड बाय, बीटा के लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज किया था वो था पीसी, यानी कि था वो आर, दैट इज इक्वल्स टू बरोबर n2। अब चाहो तो पहले आप इसमें से बीटा कॉमन निकाल के भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें से बीटा कॉमन निकाल के भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, पहले अगर आप चाहो यहाँ से तो ये वैल्यू आप पहले कॉमन निकाल लो, फिर कर सकते हो। तो दैट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा n1 अल्फा प्लस n1 बीटा दैट इज इक्वल्स टू n2 बीटा माइनस n2 गामा। आप चाहो तो ये बीटा कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए n1 अल्फा प्लस n2 गामा दैट इज इक्वल्स टू n2 बीटा माइनस n1 बीटा। चलो, तो ये हो गया n1 अल्फा प्लस n2 गामा दैट इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बीटा। अब आप चाहो तो वैल्यू रख दो। चलो अल्फा की जगह पर अल्फा का वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा। तो ये हो गया n1, अल्फा का वैल्यू हमारे पास है आर्क एपी डिवाइडेड बाय माइनस यू प्लस आर्क एपी डिवाइडेड बाय गामा का वैल्यू हमारे पास है v प्लस v था ये, इंटू n2 रह गया है तो n2 यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर n2 माइनस n1, यहाँ पर हो जाएगा आर्क एपी डिवाइडेड बाय बीटा का वैल्यू है प्लस आर। तो आप देखो आर्क एपी सब में से कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगा? n1 अपॉन माइनस यू प्लस n2, ये दिस इज n2, ओके, n2 है, n2 अपॉन v प्लस v हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट वी हैव डिराइव्ड फॉर लेंस मेकर इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा लेंस मेकर इक्वेशन के लिए। ठीक है, आई रिपीट, इसको एक बार हम लोग वापस अच्छे से लिख देते हैं। तो रिलेशन क्या मिला हम लोगों को? n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू दैट इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो हम लोग बेटा अगर नंबरिंग कर लेंगे तो ये इक्वेशन हमारे लिए बेटा 9 हो गया है। ठीक है,
अब लेंस मेकर इक्वेशन क्या बताता है बेटा? ओके, लेंस मेकर इक्वेशन के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे यहाँ पर, तो लेंस मेकर्स इक्वेशंस में क्या है, कुछ ज्यादा है नहीं, बट थोड़ा सा जो पहला वाला पार्ट है वही इंपॉर्टेंट था। लेंस के पास दो कर्व सरफेस होते हैं, जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पर। तो ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर लेंस लगाना है, तो लेंस अगर जब भी मैं अप्लाई करूंगा तो लेंस के पास दो कर्व सरफेस होने वाले हैं। ओके, ये लेंस है हमारे पास, ठीक है। तो लेंस के पास तो दो कर्व सरफेस होते हैं बेटा, यानी कि एक यहाँ पर होगा, ये समझ लो सी था आपके लिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव था, तो ऑब्जेक्टिव से लाइट रे यहाँ पर गया होगा, फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन स्टार्ट हुआ इस तरीके से कुछ, तो ये पॉइंट ए था आपका, ये पॉइंट आपके लिए बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए पॉइंट पी था, ओके। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव था, तो ये आपके लिए यू हो जाएगा यहाँ तक। अब बी से एक्चुअली में इमेज कहाँ जाएगा, पहले सरफेस की वजह से, ये वाले सरफेस की वजह से जो इमेज जाने वाला है बेटा, वो जाएगा इधर, ठीक है। लेकिन ये इमेज बना, इसको मैंने नाम दे दिया I1। अब समझ लो कि ये जो दूसरा, जो ये वाला जो दूसरा वाला पार्ट है उसका सेंटर है ये, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ वन, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू, मतलब ये वाला जो कर्व सरफेस है उसका सेंटर इस तरफ है, ये वाला कर्व सरफेस का सेंटर इस तरफ है, तो ये हमारे लिए रेडियस है, राइट। लेकिन अब दूसरे सरफेस की वजह से ये रे वापस रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और उसका जो इमेज बनने वाला था वो I1 की जगह पे ना बन के अब वो I2 की जगह पे बनेगा, यहां पर बनेगा। यानी कि अब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। अब आपके पास इमेज, आपका एक्चुअल इमेज इधर बन रहा है, तो ये V हो गया, ये पहले इधर बन रहा था, तो इसको हम लोग ने नाम दे दिया था V1, ठीक है। तो ये V1 है। अब आपको मालूम है इधर वाला सब नेगेटिव, इधर वाला सब पॉजिटिव, याद रखने के लिए बहुत ही आसान है। अगर ये हो गया तो भाई ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नाउ फॉर लेंस हम लोग बोल सकते हैं देयर आर टू कर्व surfaces, टू curved surfaces बेटा। As a result, image formed at I1, I1 पे जो बेटा इमेज बना हुआ है, ओके, ड्यू टू सिंगल कर्व सरफेस, ड्यू टू सिंगल कर्व सरफेस act as a ऑब्जेक्ट। अब जब दूसरा कर्व सरफेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये वाला कर्व सरफेस है, ठीक है। तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि इस तरफ इसके लिए ऑब्जेक्ट I1 पर है, एंड इट्स इमेज will formed at I2 as shown in figure, ठीक है। अब हुआ क्या, पहले कर्व सरफेस की वजह से इमेज कहां पर बना, I1 पे बना। अब I1 पे बना तो दूसरे सेकंड आपके लिए जो कर्व सरफेस है उसके लिए I1 ऑब्जेक्टिव हो गया, तो इमेज यहां पर बना, तो एग्जैक्ट इमेज कहां पे बन रहा है, I2 पे बन रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें एक छोटा सा कैलकुलेशन कर देंगे और लिखेंगे कि एट N1 N2 दो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, N2 इज इक्वल टू N। अब आप देख सकते हो कि आपके पास पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग था, ये N1 था, इधर का N2 था, अब इसका N2 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हमारे पास ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग 1 कंसिडर कर लेंगे। रेडियस इज R1 इज इक्वल टू R ले लेते हैं, ठीक है, और U इज इक्वल टू U ले लेते हैं, और V इज इक्वल टू V1, क्योंकि हमारा जो इमेज बन रहा है वो V1 पे बन रहा था पहले, ठीक है। तो चलो, तो हमारा इक्वेशन क्या था, फ्रॉम द फॉर्मूला, और हम लोग इसको बोल सकते हैं, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं बेटा इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। इक्वेशन नंबर 9 हमारे पास क्या था इक्वेशन, वो इक्वेशन एक बार मैं वापस लिख दूंगा बेटा, ठीक है। N2 माइनस N1 अपॉन R, N2 माइनस N1 अपॉन R, दैट इज इक्वल्स टू N2 बाई V माइनस N1 बाई U। देखो ये इक्वेशन था।
अब इसमें ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। सो n माइनस वन अपॉन r1, ठीक है, r इज इक्वल टू r1, दैट इज इक्वल्स टू n अपॉन v, कहाँ पर है, v1 पर है, और ये कहाँ पर है, u में है। तो ये इक्वेशन में, हालांकि हम लोग कंटिन्यू में पढ़ रहे थे, इसको इक्वेशन नंबर 10 दे देंगे बेटा हम लोग, ठीक है। अब हमारे पास लेंस मेकर इक्वेशन का एक पार्ट हो गया, ये फर्स्ट कर्व सरफेस की वजह से हो गया, ठीक है। नाउ ड्यू टू सेकेंड कर्व सरफेस, ठीक है, दूसरे कर्व सरफेस की वजह से क्या हो जाएगा, अब हमारे लिए बेटा n2 है वो 1 है, और n1 है वो n है, r है दैट इज इक्वल्स टू r2 हो गया है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट था v1 पे वो v पर है, और जो u था वो v1 पर है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 9 है। इक्वेशन नंबर 9 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये कितना हो जाएगा, n2 हमारे पास है 1, तो 1 माइनस n अपॉन r2 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस n अपॉन v1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने यहाँ पर v और u का, सो आई गॉट दिस वैल्यू। तो ये इक्वेशन मेरे लिए हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 11। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली ये दोनों को ऐड कर दूंगा, ऑन बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 10 एंड 11, 10 और 11 को ऐड कर देंगे, ये दोनों इक्वेशंस को हमको ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, n माइनस वन अपॉन r1 प्लस 1 माइनस n अपॉन r2 दैट इज इक्वल्स टू n अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v माइनस n अपॉन v1। तो अब ध्यान से देखोगे तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है, इसमें से n माइनस वन दोनों में से कॉमन निकालना है, बट यहाँ से मुझे माइनस निकालना पड़ेगा, तो n माइनस वन मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर हो गया 1 अपॉन r1, और यहाँ से माइनस बाहर निकालूंगा तो ये बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा विद ऐसे साइन में, और ये हो जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो ये आपका ऑलमोस्ट लेंस मेकर इक्वेशन का लास्ट पार्ट हो गया, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 12 बोलेंगे बेटा। देखो बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन अगर सिस्टमेटिकली समझोगे तो बड़ा ही आसान है। अब क्या करेंगे बेटा, अब समझ लेते हैं, सपोज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब ये क्या, इसका मतलब क्या होता है, तो आप समझ लो कि आपका जैसे सनलाइट है, सनलाइट से आ रहा है ऑब्जेक्ट, आपका सन है, तो वो इंफिनिटी पे कैलकुलेट किया जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई यू है वो इंफिनिटी है, तब आपका जो इमेज बनेगा वो हमेशा फोकल लेंथ पे बनता है, ओके। ड्यू टू दैट हम लोग बोल सकते हैं, ड्यू टू दैट image will formed at इंफिनिटी, ठीक है, तो इंफिनिटी पे जाएगा, तो चलो ये वैल्यू रख देते हैं हमारे पास, ये दोनों वैल्यू रख देंगे इक्वेशन में, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं v इज इक्वल टू एफ। चलो तो हमारे पास वही इक्वेशन है, n माइनस वन जो हम लोग ने अभी फॉर्मूला निकाला है, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इंफिनिटी, सॉरी 1 अपॉन वन अपॉन वी का वैल्यू हमारे पास है एफ, और 1 अपॉन यू उसका वैल्यू है इन्फिनिटी, यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो गया, यानी कि मिल गया 1 अपॉन एफ। तो ये हो गया n माइनस वन 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 13, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 12 को कंपेयर कर लेते हैं ऑल्सो। इक्वेशन नंबर 12 क्या था हमारे पास बेटा, इक्वेशन नंबर 12 था हमारे पास n माइनस वन 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ये इक्वेशन था बेटा, ये था इक्वेशन नंबर 12। तो अगर आप देखोगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड है बेटा वो इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों का जो राइट हैंड साइड भी होगा वो इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12 and 13 I can say that
1 अपॉन, ऊपर लिखते हैं इसको थोड़ा सा, आई कैन से दैट I can say that 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. So this is very important relation, and we can say that this relation is known as Lensmaker equation. ओके बेटा, तो ये रिलेशन को बोला जाता है लेंस मेकर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोगों को पहले सिंगल कट सरफेस समझना होगा, फिर डबल कट सरफेस के ऊपर बारी बारी हम लोग उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यूज को, इमेज डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रखेंगे, तो दो अलग अलग इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे तो एक फाइनल इक्वेशन मिलेगा। फिर हम लोग सपोज करेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होगा, ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड होगा, वो कहां पर होगा, इमेज फॉर्म्ड एट नॉट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट, वी कैन से दैट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। तो v इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, और वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने का कंपैरिजन करेंगे, एंड फाइनली वी विल गेट अवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने कोशिश की आप लोगों को वन शॉट में पूरा लेंस मेकर इक्वेशन कराने के लिए, और आई होप कि आपको समझा भी होगा। तो इसी तरीके से हम लोग और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स करेंगे बेटा, ठीक है।